Hello friends, welcome to Silver Pen Classes by Sunil sir. How are you all? I hope you are well and doing well for preparation of your exam. तो सुनील सर आपके लिए जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं हरियाणा कोर्ट सिलेक्शन बैच, जो कि आपको पता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की क्लर्क की भर्ती निकली हुई है। तो इस कड़ी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर में आपके पास दो पार्ट्स रहेंगे। पार्ट ए इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और पार्ट बी में सब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो पार्ट ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा उसके सब पार्ट्स में पार्ट वन जो है वो है जनरल नॉलेज, मतलब सामान्य ज्ञान। इसमें आपके पास 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 50 MCQs होंगे और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल ये सेक्शन आपका 50 नंबर का हो गया जनरल नॉलेज का। पार्ट ए का सेकंड पोर्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपके पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, अगेन 1 मार्क ईच और 20 मार्क्स रहेंगे। इस तरह से टोटल जो पार्ट ए हुआ आपका 50 और 20 70 नंबर का। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 4 आंसर्स तो मिलेंगे, जिसमें से आपको एक आंसर जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट है, ठीक है, वो आपको चूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि यदि आपका कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो फिर 1/4 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन मीन्स जो 1 नंबर का है उसका चौथा हिस्सा 0.2 मार्क, ये मास्क नहीं है यहाँ पे, मार्क है, विल बी डिडक्टेड, वो काट लिया जाएगा। तो इसलिए बड़े सोच विचार करके समझ के क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आपको सही आंसर चूज़ करना है। तो ये था आपका पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट बी जो सब्जेक्टिव का कह लो या डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वो भी इंग्लिश का ही हिस्सा है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही है। तो उसमें 4 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स, मतलब आपको कोई एक एसे लिखना होगा जिसकी वर्ड लिमिट दी गई है आपको 150 शब्द, और ये 10 नंबर का होगा। सेकंड इसमें है लेटर राइटिंग, कोई एक लेटर आपको इंग्लिश में लिखना है, वो आपका 5 नंबर का रहेगा। तीसरा है प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग डिटेल में तो हम जब करेंगे टॉपिक तब डिस्कस करेंगे, लेकिन इन ब्रीफ अगर बताऊं तो ये होता है कि आपके पास एक पैसेज होगा, वो पैसेज जितनी भी लेंथ का है आपको उस पैसेज का आइडिया चेंज किए बगैर अपने शब्दों में उसकी समरी 1/3 में बतानी है। मतलब कि अगर वो 150 शब्द का है तो आपको 50 शब्दों में उसकी समरी अपनी लैंग्वेज में बतानी है, वो भी 5 नंबर का रहेगा। और चौथा और अंतिम क्वेश्चन इस पार्ट में रहेगा ट्रांसलेशन, मीन्स अनुवाद करना। ये ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी भाषा में आपके पास पैसेज रहेगा और आपको उसको इंग्लिश भाषा में अनुवाद करना है, ये भी 10 नंबर का रहेगा। तो पार्ट बी जो है वो टोटल बन जाता है आपका 30 मार्क्स। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ये पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के 70 + 30 हो जाता है, 100 मार्क्स का पेपर है। आई होप आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया है, और ये पूरा ही पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर पूरे का पूरा इंग्लिश में ही है, ये बाईलिंगुअल नहीं है। कई पेपर होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम का है तो ये सारे का सारा इंग्लिश में है और आपके जवाब भी इंग्लिश में ही रहेंगे। तो इसको डिस्कस करने के बाद आज एज डेमो क्लास ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप पार्ट बी हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है पार्ट बी का, लेटर राइटिंग 5 नंबर का जो रहेगा। तो लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग इज ए स्किल, ये एक स्किल है, कला है, स्किल विच नीड्स टू बी एक्वायर्ड एंड प्रैक्टिस्ड। ये टाइपिंग एरर फिर यहाँ पे भी है, विच इज़ टू बी
एक्वायर्ड एंड प्रैक्टिस्ड बाय ऑल एजुकेटेड पीपल, मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये स्किल जो है एक्वायर प्राप्त करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये तो जस्ट ये बताने के लिए था कि एक स्किल है, स्किल मीन्स कला, और कला कैसे आती है, कला प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, जो मेन बात है वो ये है कि लेटर्स कितने तरह के हैं। तो मेजर डिवीज़न अगर हम करें तो हम लेटर्स को दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक है इनफॉर्मल लेटर्स, दूसरा है फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स क्या हैं? ये वो लेटर्स होते हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। दूसरी तरफ, और यहाँ पे क्योंकि ये आपके फैमिली मेम्बर्स को है, फ्रेंड्स को है, रिलेटिव्स को हैं, तो वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी की, औपचारिकता की बात नहीं होती है, वो लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड आपके लेटर्स रहते हैं। तो ये हैं इनफॉर्मल लेटर्स। दूसरी तरफ फॉर्मल लेटर्स क्या हैं? ये वो लेटर्स हैं जो आप बिज़नेस करने के लिए किसी बिजनेसमैन को या किसी एडिटर को अपनी कोई समस्या के लिए, कोई सुझाव देने के लिए, या ऑफिसर्स को कोई कंप्लेंट करने के लिए, इस तरह के जो लेटर्स लिखते हैं वो आपके फॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं। तो मेन दो तरह के लेटर्स हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स जो हैं, सेकंड जो आपका टाइप है, उसमें कौन से पार्ट्स हैं। मतलब दोनों ही जो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स हैं उनमें ज़्यादातर पार्ट्स एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि दो अलग अलग तरह के लेटर हैं तो थोड़ा सा फ़र्क भी है। वो जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हम फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है वो है सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका अपना कंप्लीट एड्रेस। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने लिख लिया है कि 17 मॉडल टाउन पानीपत, मतलब ये उनका घर का मान लीजिए नंबर है, ये एरिया है मॉडल टाउन, और नेक्स्ट लाइन में शहर का नाम है। दूसरे नंबर पे आ जाता है डेट, किस डेट को वो लेटर लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे डेट लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आपका जो फर्स्ट है, सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं, डी, डेट, मंथ और ईयर, ये वाला फॉर्मेट है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले डेट लिखी कंप्लीट, उसके बाद मंथ का नाम विद फर्स्ट लेटर कैपिटल, कंप्लीट नाम लिखना है मंथ का और फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ईयर भी पूरा लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 26 डाल दिया, वो गलत रहेगा। दूसरा जो है तरीका, वो पहले हम मंथ का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद डेट लिख देते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो डेट और ईयर को एक दूसरे से अलग करने के लिए, ताकि ये क्लियर हो सके भी क्या डेट है और क्या ईयर है, बीच में कोमा लगाया जाता है डेट और ईयर की। तो बेटर है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें, डेट, मंथ और ईयर को, इसमें किसी कोमा की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है, तीसरा पार्ट है रिसीवर्स एड्रेस, लेटर प्राप्त करने वाले का पता, मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो यहाँ पे उसका पता आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने इमेजिनरी एड्रेस लिख लिया कि आप किसी एडिटर को लिख रहे हो, तो दी एडिटर, फर्स्ट टी कैपिटल दी का, एडिटर का ई कैपिटल रहेगा, और फिर किस अखबार का नाम है, उस नाम में जितने पार्ट्स रहेंगे वो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे द ट्रिब्यून लिखा है, और उसके बाद वो लेटर, ये न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश हो रहा है, वो है चंडीगढ़, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो इस तरह से तीसरा पार्ट आ जाता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। चौथा है सब्जेक्ट, मीन्स किस मुद्दे के बारे में, किस टॉपिक के बारे में, किस विषय के बारे में आप अपना लेटर लिख रहे हैं, वो फोर्थ नंबर पे रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया है नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन इन स्कूल्स, ये स्कूल्स है,
थोड़ा टाइपिंग एरर है। नीड ऑफ मोरल एजुकेशन इन स्कूल्स, के जो नैतिक शिक्षा है उसके स्कूल्स में क्या ज़रूरत है, आप उसके बारे में किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लियर, यहाँ से पढ़ के पता लग जाना चाहिए पढ़ने वाले को, रिसीवर को, कि किस बारे में ये लेटर है। पांचवा आ गया सैल्यूटेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबोधन। ये ग्रीटिंग है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको किस तरह से आप ग्रीट कर रहे हो, उसका अभिवादन किस तरह से कर रहे हो, उसको संबोधित किस तरह से कर रहे हो। तो ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे नंबर 1 पे है, ये हमने सर लिखा है या आप डियर सर लिख सकते हो। ये किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर लेटर लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि फॉर्मल लेटर जो है वो किसी बिजनेस के लिए हो सकता है, बिजनेसमैन को, किसी कंपनी या फर्म को भी हो सकता है, किसी ऑफिसर को हो सकता है, किसी प्रिंसिपल को भी हो सकता है। किसी जानकारी के लिए आप लिख रहे हो, कोई कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो उस हिसाब से डिसाइड करना होता है। यदि आप किसी इंडिविजुअल के लिख रहे हैं तो आप सर या डियर सर, जब डियर सर लिखेंगे तो डी कैपिटल रहेगा, सर का एस कैपिटल रहेगा। अगर वो किसी कंपनी या फर्म को लेटर लिखा जा रहा है तो प्लूरल में हम लिखेंगे सर्स या डियर सर्स। और यदि जिसको लेटर लिखा जा रहा है वो कोई वुमन है तो मैडम या डियर मैडम। उसी तरह से एम कैपिटल, डियर मैडम में डी और एम दोनों कैपिटल रहेंगे। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है आपने, ताकि गलती ना हो। इसको गलती होगी तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो पहले 5 पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। छठा पार्ट वो है बॉडी ऑफ द लेटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ए लेटर, इट कंटेन्स द मैसेज ऑफ द लेटर। मतलब यहाँ पे आप डिटेल में बताते हैं कि ये लेटर किस बारे में है, ठीक है ना। जो भी आपने सब्जेक्ट में लिखा है, सब्जेक्ट में तो 1 लाइन है, लेकिन डिटेल हमें पता लगेगी कि यहाँ से बॉडी से। यहाँ पे आप पैराग्राफ्स बना सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि द बॉडी में भी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। तो एक पैराग्राफ में आप एक ही पॉइंट को लिखते हैं, क्लियर करते हैं। तो इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो बॉडी जो है, आप उसमें जो भी बात कह रहे हैं, जो भी पैराग्राफ बना रहे हैं, वो ब्रीफ होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। अब आपने अपनी बात कह दी, उसके बाद क्या करेंगे, एकदम से तो बंद नहीं कर देंगे हम लेटर को। तो आ जाता है आपका सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब हम क्लोज करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो किस तरह से रिस्पेक्टफुली उसको हम करेंगे, लिखेंगे। यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली या यूअर्स सिंसियरली। अब यहाँ पे देखने की बात है कि यदि जो है आप संबोधित करते हो, जो आपका सैल्यूटेशन था, ये सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन ये आपस में रिलेटेड हैं। यदि आप वहाँ पे सर या मैडम या डियर सर वगैरह लिख रहे हो, कोई नाम सर नेम वगैरह नहीं लिख रहे हो, सर नेम नहीं लिख रहे हो, तब तो ये रहेगा यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली, दोनों में से कोई भी। बट हो सकता है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो उनके साथ आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप मान लीजिए उनको लिखते हो डियर मिस्टर मेहता, मान लीजिए कोई वो है, अगर आप इस तरह से संबोधित करते हैं तब आप वहाँ पे लिखेंगे यूअर्स सिंसियरली। फिर आप फेथफुली और ट्रूली नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपके रिलेशंस के हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बन जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, यूअर्स को देखिए, ये वाई कैपिटल है और यहाँ पे कोई कोमा नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यूअर एपोस्ट्रोफी एस, इसका प्रयोग करते हैं। ये गलत है, ये तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको वाई कैपिटल रखना है, लेकिन यूअर के बाद में एस तो लिखा जाएगा, बट दैट शुड बी विदाउट यूजिंग एनी एपोस्ट्रोफी, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ड रहेगा, चाहे वो फेथफुली है या ट्रूली है या सिंसियरली है, वो लेटर स्मॉल रहेगा। ये भी ध्यान में रखना आपने। तो ये हम सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सेंडर्स सिग्नेचर एंड नेम। और कोई डेजिग्नेशन है तो मतलब किसी पोस्ट पे कोई उपाधि उसके पास है तो वो सेंडर भेजने वाले के सिग्नेचर
जैसे हमने यहाँ पे कोई दीपक कुमार है, इमेजिनरी है, यहाँ पे ये हमने लिख लिया दीपक कुमार, डी कैपिटल के कैपिटल, क्योंकि आपको पता ही है प्रॉपर नाउन जब रहता है तो नाम में हमारे जितने भी लेटर्स वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। लेकिन कई बार सिग्नेचर्स जो है वो पूरे नहीं भी करते हैं लोग, मान लीजिए डी के इस तरह से कर दें जो समझ में नहीं आएंगे पढ़ने वाले, तो इसीलिए लिखा जाता है भी सिग्नेचर के बाद पूरा नाम, कंप्लीट नेम हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्लॉक लेटर्स में, सारे का सारा कैपिटल लेटर्स में हम लिख देते हैं। और यदि कोई डेजिग्नेशन है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये एडिटर को लिख रहे हैं तो दीपक कुमार कोई प्रेसिडेंट हैं किसी वेलफेयर सोसाइटी के, यहाँ पे भी स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए, SOCIETY, ठीक है, ये ETY है। तो ये नहीं भी हो सकते हैं, कोई कॉमन मैन भी लिख सकता है, तो ये ऑप्शनल है, ये डेजिग्नेशन हो तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका लेटर ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है भी कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट्स आप लेटर के साथ अटैच कर रहे हैं तो वो एनक्लोज्ड हो जाएगा, वो भी अटैच्ड हो जाता है, जो कि जनरली बहुत कम ही रहता है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर क्या करेंगे वो डिस्कस किया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वेरी क्विकली। पहला आपका सेंडर्स एड्रेस है, मतलब जो लेटर भेज रहा है उसका पता है। दूसरा नंबर पे डेट रहेगी, डेट लिखने के दो तरीके हैं, डेट मंथ और ईयर, या मंथ उसके बाद डेट फिर कोमा ईयर, बेटर आप ऑप्शन फर्स्ट को रखें जिसमें आप मंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे लेकिन मंथ का पूरा नाम होगा, ईयर भी पूरा होगा। तीसरा आ जाता है रिसीवर्स एड्रेस, वहाँ पे आप रिसीवर का सारा एड्रेस दे देते हैं। फिर सब्जेक्ट आ जाता है, विषय किस बारे में आपका लेटर है वो लिखेंगे। फिर आ जाती है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन अलग अलग तरह से किस तरह से हो सकते हैं वो आपको बता दी गई। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज़ द मेन पार्ट, यहाँ पे आप अपनी बात डिटेल में कहते हैं लेकिन ब्रीफ और टू द पॉइंट बात करनी है, अननेसेसरी डिटेल्स से बचना है। फिर आ जाता है सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली या सिंसियरली, और फिर सेंडर के सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन यदि कोई है तो। और जो ये सारे का सारा है, एक चीज़ और, आप वैसे तो जो भी क्लासेस पढ़ के आए हैं, आप 12th की है या ग्रेजुएशन है या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि जो सारे का सारा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ें तो आपको समझाने के लिए लिखी गई हैं। ये राइट कॉलन के बाद जो राइट पोर्शन है वो सारे का सारा स्ट्रेट लाइन चल रहा है, सीधी बिल्कुल एक दूसरे के नीचे चल रहा है। आपको भी इसी तरह से इसको फॉलो करना है जब आप अपना लेटर लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्जिन रहता है वो रेड लाइन रहती है वैसे तो पेपर पे तो, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि ये सारा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप भी कंप्यूटर के ऊपर ही होगा। ये पेन मोड में, पेपर पेन मोड का एग्ज़ाम नहीं है, सारे का सारा कंप्यूटर बेस्ड है, आपको वहीं पे लिखना होगा। तो स्ट्रेट लाइन में ही आप लिखेंगे। और हाँ, जब सब्जेक्ट आप लिखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, और सब्जेक्ट के बाद कॉलन ज़रूर लगाते हैं हम, और उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिख देते हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट्स ऑफ लेटर भी, लेटर लिखेंगे किस तरह से, फॉर्मल लेटर, आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और उम्मीद भी यही करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम एक फॉर्मल लेटर लिख के देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग ए लेटर, वो किसी भी तरह का हो, आपका फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, कुछ बातें उसमें सेम हैं। तो एक है जैसे कि स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर क्लियरली, आपने एड्रेसेस, डेट वगैरह तो लिख दिए। उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट, मतलब जो पर्पस ऑफ राइटिंग बताता है वो आपको क्लियरली स्पष्ट, मतलब पढ़ के ही पता लग जाएगी किस बारे में होने वाला। यूज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सेंटेंसेस, जो आप सेंटेंसेस यूज़ करें वो शॉर्ट हों, टू द पॉइंट की बात करें, अननेसेसरी बेवजह की बात, इधर उधर की बात, जिसको बीट अबाउट द बुश कहते हैं, वो न हो। तीसरा आ जाता है आपका यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज एंड अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म को आपने अवॉइड करना है। जैसे अगर आपने डज नॉट लिखना है तो आप कंप्लीट डज नॉट लिखेंगे, ये ठीक है। ये डजंट आप नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। लैंग्वेज फॉर्मल रहनी चाहिए, मतलब कि औपचारिक भाषा थोड़ी, इस तरह से औपचार फॉर्मल लेटर्स में तो है ही। उसके बाद है ये बी पॉजिटिव एंड पोलाइट इवन इफ कंप्लेनिंग, तो फॉर्मल लेटर्स में कंप्लेंट लेटर्स भी इंक्लूडेड हैं।
तो जब आप कंप्लेंट भी कर रहे हैं तब भी आपको पॉजिटिव रहना है और पोलाइट रहना, विनम्रता से अपनी बात सामने वाले को कहनी है ताकि उसके ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़े। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है आपका, तो अवॉइड स्पेलिंग्स हैं और ग्रामेटिकल एरर्स। आपकी स्पेलिंग्स ठीक हों और उसमें कोई ग्रामर का एरर या गलती ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखें वाइल राइटिंग ए लेटर। लेटर हो, ऐसे हो, कुछ भी हो आपका इस इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें ये पॉइंट तो सभी में आपका इंक्लूड रहेगा, 5th पॉइंट, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले। तो आई होप ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम एज ए डेमो, ये टॉपिक है, इसके ऊपर लेटर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, चाहे वो आपका क्लासेस का बोर्ड एग्ज़ाम्स रहे हों, यूनिवर्सिटी रहे हों, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो सबसे पहली बात तो बहुत ज़रूरी जो रहती है वो यही रहती है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। तो यहाँ पे है यू आर, ये जो यू है ये कौन है? ये आप हैं, ये आपके लिए आया है, मतलब जिन्होंने लिखना है लेटर। यू आर दीपक गाबा, आपका एक नाम दे दिया गया, ये सेंडर्स नेम आ गया जो शायद हमने अभी पीछे भी यूज़ किया है। परचेज मैनेजर ऑफ शीतल बुक्स सप्लाईज कुरुक्षेत्रा, ये आपका डेजिग्नेशन आ गया, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया भी, अगर डेजिग्नेशन हो तो वो भी लिखते हैं हम बिल्कुल लास्ट में। ये आपका लास्ट पार्ट है एक तरह से। सिग्नेचर भी आप दीपक गाबा के नाम के करेंगे, नाम कैपिटल्स में लिखेंगे, उससे नीचे आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, परचेज मैनेजर। कहाँ के परचेज मैनेजर हो आप? शीतल बुक्स सप्लाईज कुरुक्षेत्र आ गए। ये आ गया सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो आपका। देखिए लेटर राइटिंग में तो बहुत आसान हो जाता है कि आपको काफ़ी सारे पार्ट्स तो पता ही हैं। ये फर्स्ट पार्ट रहता है सेंडर्स एड्रेस, इसमें आप रोड वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि कंप्लीट एड्रेस दिखाने के लिए। अब उसके बाद करना क्या है? राइट ए लेटर, लेटर लिखना है। किसको लिखना है? टू द मैनेजर, ये आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो देखिए फर्स्ट पार्ट सेंडर्स एड्रेस आपको पता लग गया, सेकंड पार्ट डेट आप लिख ही दोगे, तीसरा पार्ट आ गया किसको लिख रहे हो, रिसीवर कौन है, मैनेजर है। वो मैनेजर कहाँ के हैं? ABC बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, तो ये उनका एड्रेस आ गया पूरा। और किस बारे में लेटर रहेगा? आपका सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग द रिसीट ऑफ डिफेक्टिव बुक्स, कि आपने बुक्स मंगवाई होंगी कोई और वो आपको मिल भी गई हैं, रिसीट भी हो गई। ये RECEIPT है, बोलते हुए P साइलेंट है, रिसीट मीन प्राप्त होना। तो आपको बुक्स तो मिली हैं लेकिन वो डिफेक्टिव हैं, आपने उस बारे में अपनी बात मैनेजर तक पहुंचानी है। तो देखिए सारे ही पार्ट्स तो आ गए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी आ गया। अब तो आपने सिर्फ डिटेल में बॉडी आपको देनी है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन करना है, वहाँ पे आप क्या संबोधित कर रहे हो। ठीक है, तो लेट अस ट्राई राइटिंग द लेटर। अगली स्लाइड पे हम शुरू करते हैं लिखना। तो हमारा क्या एड्रेस रहेगा यहाँ पे? शीतल बुक सप्लाईज, शीतल बुक्स सप्लाईज कुरुक्षेत्रा के हैं ये, तो मान लीजिए हम एक एड्रेस लिख देते हैं, पीपली रोड और कुरुक्षेत्रा। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम स्पेस लेंगे, कम से कम 1 लाइन स्पेस तो हम लेते ही लेते हैं। हर पार्ट को हम दूसरे पार्ट से अलग करके चलते हैं। अब हमने डेट लिखनी है। अब आप यहाँ पे जब डेट लिखेंगे तो DATE, ये वर्ड डेट नहीं लिखना, आपने सीधी डेट लिखनी है। तो आज जैसे है 7 जून
2026 ये आपकी डेट होगी। देखिए मैं ये स्ट्रेट लाइन में लिख रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी आपके कंप्यूटर पे तो ऐसा भी नहीं होगा। फिर हम स्पेस लेंगे, तीसरे पार्ट पे आएंगे। हमने रिसीवर का एड्रेस देना है, वो कौन है, द मैनेजर, टी कैपिटल, मैनेजर का एम कैपिटल, स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखेंगे। मैनेजर कहाँ के हैं वो, ABC बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, ABC बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। आप कोई एरिया देना चाहें वो भी दे सकते हैं, मान लीजिए लोधी रोड, जो भी कुछ देना हो, न्यू दिल्ली, वो दे सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सेंडर्स एड्रेस, सेकंड पार्ट हो गया डेट, थर्ड पार्ट हो गया रिसीवर्स एड्रेस, और उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम स्पेस लेने के बाद लिख रहे हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि आपका सब्जेक्ट का एस भी ऊपर से जो हम लिख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद कॉलन लगाएंगे थोड़ा स्पेस लेके। और क्या टॉपिक था हमारा, रिगार्डिंग रिसीट ऑफ डिफेक्टिव बुक्स, ये एफ है, DEFECTIVE बुक्स। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट लिख दी, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन संबोधन जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैनेजर को लिख रहे हैं, मीन्स किसी इंडिविजुअल को लिख रहे हैं, तो हम सर या डियर सर वो यूज़ करेंगे। तो हम डियर सर, अगर आपको पता है, और हो सकता है वो मैडम हो तो मैडम भी यूज़ किया जा सकता है। फिर हम स्पेस लेके अब आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब हमें अपनी बात डिटेल में कहनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे बॉडी है, बॉडी में हमें मैसेज क्लियरली देना है कि क्या मामला है, क्या हम चाहते हैं, और बहुत ब्रीफ में हमें अपनी बात टू द पॉइंट करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें डिफेक्टिव बुक्स मिली हैं, उसके बारे में हमें बताना है। इट मीन्स कि हमने कोई ऑर्डर भी लिख दिया होगा, तो हम शुरू उसी से ही करते हैं कि विद रेफरेंस टू, उसको हम रेफ़र कर रहे हैं, उसका संदर्भ दे रहे हैं। विद रेफरेंस, ये भी ई है, थोड़ा सा लिखते हुए इस पे सी पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये ई है, टू आवर ऑर्डर, क्योंकि हम भी एक फर्म है तो इसको हम आवर लिख रहे हैं। आवर ऑर्डर नंबर, कोई भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, आवर ऑर्डर नंबर, कोई भी इमेजिनरी, मान लीजिए शीतल बुक सप्लाईज 0012, कुछ भी आप दे सकते हैं। डेटेड, आज हम उनको लेटर लिख रहे हैं 7 जून को, तो ये ऑर्डर तो हमने उससे पहले ही कभी ना कभी दिया होगा, तो उससे पहले की, कुछ दिन पहले की, कुछ हफ्ते पहले की, आप कोई भी डेट दे सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1 जून, 1 जून 2026। ये और भी पुराना हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी डेट हो सकती है। सो विद रेफरेंस टू आवर ऑर्डर नंबर, ये डेटेड, ये वी हैव, इसके संदर्भ में हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि वी हैव रिसीव्ड, हम कर देते हैं रिसेंटली रिसीव्ड, कि हमें हाल ही में प्राप्त हुई है, क्योंकि हो सकता है आप डेट काफ़ी पुरानी दे दें। रिसेंटली रिसीव्ड, क्या रिसीव करा हुआ है हमें, द बुक्स फ्रॉम यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बुक्स के बारे में, डिफेक्टिव बुक्स के बारे में बताया गया। अभी तो हम कह रहे हैं द बुक्स फ्रॉम यू। द डेफिनेट आर्टिकल लग गया बुक्स के लिए, क्योंकि जो हमने ऑर्डर दिया है उसके बारे में, उस ऑर्डर की वजह से यहाँ पे द बुक्स आ गया फ्रॉम यू, ये यू रहेगा यहाँ पे। जून 2026, बुक्स फ्रॉम यू, आपसे, आपके द्वारा, कि हमें आपसे
जो हमारा ये ऑर्डर नंबर था इस डेट का, उसके संदर्भ में बुक्स मिल गई हैं। एक बात हो गई। लेकिन हमें लेटर तो लिखना है, डिफेक्टिव है वो बताना है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं बट, परंतु, लेकिन क्या है, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ये कहते हुए हमें दुख हो रहा है, सूचित करते हुए दुख है, खेद है, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, क्या, किस बात के बारे में इन्फॉर्म करना है हमें, कि जो बुक्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। अब क्या डिफेक्ट है वो भी बताएंगे हम। वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, की, ये बीच में जब दैट आता है तो इसका मतलब की रह जाता है, सेवरल बुक्स, कई सारी बुक्स, ए फ्यू भी आप कह सकते हैं, हैव डिफेक्टिव, सब्जेक्ट में तो हमने क्लियर किया ही है डिफेक्टिव बुक्स, लेकिन अब यहाँ हम बॉडी में तो बताएंगे ना क्या डिफेक्ट है। हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग्स, किसी भी तरह का आप डिफेक्ट बता सकते हैं जो हो सकता है। तो हम बता रहे हैं, मतलब लिखने से पहले हमें थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे भी कर लेनी चाहिए कि हम क्या कहेंगे। तो मेरे ये आइडिया है कि हम कहेंगे एक तो डिफेक्टिव बाइंडिंग्स हैं, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ पेज मिसिंग है, तो हम लिख देंगे अलोंग विद, इसके साथ साथ क्या है, मिसिंग पेजेस, कि बुक्स में से पेजेस भी मिस हैं। तो हमने दो मेन डिफेक्ट्स बता दिए कि भी एक ही लाइन में देखिए, हमने वेरी शॉर्ट में हमने अपनी बात क्लियर कर दी कि ये डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो अब इससे क्या होगा, हम आगे भी कह सकते हैं वी, सो भी आप कह सकते हो, नहीं लिखें तो वी से भी हम कह सकते हैं, सीधा वी से शुरू कर रहे हैं, वी कैन नॉट। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान में रखनी है आपने, जब भी कैन नॉट लिखेंगे तो वो दो अलग अलग वर्ड्स नहीं रहेंगे, वो कैन नॉट इकट्ठा ही लिखा जाएगा, ठीक है। और लिखते हुए इस बात का भी ध्यान रखना कि इन दोनों एन को जोड़ मत देना, ये पढ़ा ही नहीं जाता, अभी ये क्या कह दिया, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा गैप आप रखेंगे, वी कैन नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार करना, ACCEPT, ये एक्सेप्ट नहीं है, ई से शुरू नहीं हो रहा, ए से शुरू हो रहा है, एक्सेप्ट दीज बुक्स कहो या डिफेक्टिव बुक्स कहो, दिस ऑर्डर कहो, ये भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो हमने एक पैराग्राफ बना दिया जिसमें हमने अपने ऑर्डर का हवाला भी दे दिया, रेफरेंस दे दिया, उसके बाद दिक्कत क्या है उसमें वो भी बता दी, और इससे अब हमें समस्या क्या है वो भी बता दी। समस्या ये है कि अब हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो अब कहना क्या है, अब हम दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, इसमें एक लाइन का हम स्पेस लेंगे और उसके बाद वही स्ट्रेट लाइन ही चलना है हमने। तो हम उनको क्या कहेंगे, अब प्लीज़ क्या करें भाई, अपनी बुक्स को लें और हमें रिप्लेस करके दें, प्लीज़ अरेंज, या मेक अरेंजमेंट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं यहाँ अरेंज को एज ए वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, आप मेक अरेंजमेंट्स भी कह सकते हैं। प्लीज़ अरेंज टू कोलेक्ट, कि आप इसको कलेक्ट करें, ये जो बुक्स आपने भेजी हैं हमारे यहाँ, एंड रिप्लेस, एक ही उसमें मैं कह रहा हूँ, REPLACE, रिप्लेस द डिफेक्टिव बुक्स, इनको ही तो करना है, जो ठीक है वो तो ठीक ही है। एट योर ओन कोस्ट, ये एट प्रीपोजिशन हो गई, यहाँ पे ओन योर ओन कोस्ट नहीं रहेगा, एट योर ऑन, OWN, ऑन कोस्ट, के आप अपने खर्चे पे ही, ये आपने भेजी हैं, आपका फॉल्ट है, तो आप अपने खर्चे पे इनको हमारे यहाँ से लें, कलेक्ट करें और उनको रिप्लेस करें। और हम क्या कह सकते हैं, अब हमें ऑर्डर मिला, हम कह रहे हैं कि सेवरल बुक्स जो है डिफेक्टिव हैं, तो हम यहाँ पे डिफेक्टिव को रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, तो हम लिस्ट भी दे सकते हैं, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ दीज बुक्स, दीज बुक्स का मतलब जो हम ऊपर डिफेक्टिव की बात कर चुके हैं वही, इज एनक्लोज्ड मीन्स अटैच्ड, संलग्न होना,
फॉर योर रेफरेंस, आपके देखने के लिए, आपके रेफरेंस के लिए, रेफ़र करने के लिए भी हमने भेजी थी। ये मैं लिखना चाह नहीं रहा था, लेकिन कोशिश कीजिएगा। कंप्यूटर में तो जो आप करेंगे तो अगली लाइन में चला ही जाएगा, रेफरेंस। ठीक है, ये आपकी बॉडी होगी। हम चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक लाइन और भी लिख सकते हैं क्या, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ बट वन लाइन। वी लुक फॉरवर्ड WARD टू अ प्रॉम्प्ट एक्शन या रिस्पॉन्स। क्विक, प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे क्विक है, तो ये आपका रिस्पॉन्स जो है वो या एक्शन जो है वो जल्दी होगा। भी आप इस पर रिस्पॉन्ड करोगे, एक्शन लोगे, जल्दी से जल्दी करोगे। अब बॉडी कंप्लीट होगी, फिर हम स्पेस लेंगे। हमने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन यूअर्स वाई कैपिटल बिना किसी एस के, सॉरी एपोस्ट्रोफी के, एस तो आएगा। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ हमने मैनेजर को लिख रहे हैं, हम मैनेजर का हमने सरनेम यूज़ नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंसियरली यूज़ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे फेथफुली, या आप लिख सकते हैं ट्रूली, कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे, फर्स्ट लेटर स्मॉल। अब आपका सेंडर का नाम है आपका दीपक गाबा, सॉरी सिग्नेचर, इसको हम एज सिग्नेचर कर रहे हैं, आप सिग्नेचर के रूप में जो रनिंग एंड में करते हैं वो हो गया। और नेम कैपिटल लेटर्स में, सारा ही कैपिटल लेटर्स में, दीपक गाबा। और आपको आपका डेजिग्नेशन भी दिया गया है, आपने अपने एड्रेस में तो सिल्वर पर वो शीतल बुक सप्लाईज लिख दिया है, लेकिन आपका डेजिग्नेशन है परचेज मैनेजर। इस तरह से ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है ये आपको पेपर में भी करना चाहिए। लिखने के बाद एक बार क्विक रीडिंग ज़रूर ले लें, हो सकता है इन एडवर्टेंट कोई एरर, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, शीतल बुक सप्लाईज, ये हमने जोड़ दिया, पीपली रोड कुरुक्षेत्र था ही। फिर लाइन का एक स्पेस, डेट लिख दिया हमने कंप्लीट। फिर हमने मैनेजर ABC बुक्स को लिखना था न्यू दिल्ली को, वो लिख दिया है। सब्जेक्ट हमने वहीं से कॉपी किया, रिगार्डिंग रिसीट ऑफ डिफेक्टिव बुक्स। अब हमने सैल्यूटेशन दे दिया, संबोधन मैनेजर को कर रहे हैं, डियर सर, D कैपिटल S कैपिटल। अब अपनी बात कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू अवर ऑर्डर नंबर, कोई भी ऑर्डर लिख दिया, डेटेड ये, आज से जब लेटर लिखा जा रहा है उससे पहले की कोई डेट रहेगी, ध्यान दीजिए। वी हैव रिसेंटली रिसीव्ड, अभी हमें हाल ही में प्राप्त हुआ है, द बुक्स फ्रॉम यू, बुक्स मिली हैं, बट लेकिन वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, हम ये कहते हुए आपको खेद हो रहा है कि सेवरल बुक्स हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग्स, इसमें जो जिल्द है जिसको आप बोलते हो वो, या बाइंडिंग है वो डिफेक्टिव है, और विद मिसिंग पेजेस, कुछ पेज भी गायब है। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस बुक्स, इसको हम नहीं स्वीकार कर सकते। पैरा बदल लिया हमने बॉडी में, हम अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं। मतलब देखिए, एक पैराग्राफ में हम एक पॉइंट बोलते होते हैं। तो प्लीज़ अरेंज टू कलेक्ट एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव बुक्स, अरेंजमेंट कीजिए, आप कलेक्ट कीजिए और बदल के दीजिए डिफेक्टिव एट योर ओन कॉस्ट, आपका अपने खर्चे पे। अ डिटेल्ड लिस्ट, हम लिस्ट भेज रहे हैं, ऑफ दिस बुक्स इज़ एनक्लोज्ड फॉर योर रेफरेंस। और उसके बाद हमने ये भी कह दिया कि हम एक नेक्स्ट अलग ही लाइन है, वी लुक फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, कि आप जल्दी रिस्पॉन्स देख करेंगे या इस पर एक्शन करेंगे, यहाँ पे आप एक्शन भी कह सकते हैं। फिर ये क्लोज कर रहे हैं हम लेटर को, स्पेस लिया, यूअर्स का वाई कैपिटल, फेथफुली लिखा, क्यों लिखा हुआ है आपको बता चुका हूँ, दीपक गाबा ये आपका सिग्नेचर है एक तरह से, और नेम कैपिटल्स में दे दिया ब्रैकेट के अंदर, और आपकी डेजिग्नेशन दे दी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय एंड बेस्ट विशेस whenever you are going to take your exam for that.